हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए इग्नोर ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग लेंस से बातें कर रहा होता है, फिर वो रोकर कॉटेज से बाहर चला जाता है। अब वीइंग वहाँ से सीधे जियांतिन कॉटेज में वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसके कॉटेज के बाहर दो गार्ड कॉटेज को गार्ड कर रहे होते हैं। रोनी की वजह से वीइंग ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देता। लैन याओ भी वहीं पर खड़ा होता है। जैसे ही वीइंग कॉटेज में जाता है, लैन याओ उसके पीछे चला जाता है। वीइंग को अभी भी नहीं पता चला था कि कोई और भी है। फिर मैंग याओ कोई आवाज़ करता है, तब वीइंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझसे अब क्या चाहते हो? मैंग याओ एवली से स्माइल करते हुए कहता है, ये क्या तरीका हुआ फर्स्ट ओमेगा को ग्रीट करने का? क्या तुम्हें पता नहीं कि फर्स्ट ओमेगा को कैसे ग्रीट किया जाता है? वीवुशन, मेरे सामने अच्छे से घुटनों पर बैठकर मुझे ग्रीट करो। बट वीइंग उसे तुरंत ही मना कर देता है और कहता है, अब मैं कोई लैंड मेंबर नहीं हूँ, तो मैं ये सब नहीं करूँगा। वीइंग के इतना कहते ही मैंग याओ उसे जोर से थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वीइंग के लिप्स से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। मैंग याओ के इस बिहेवियर से वीइंग शॉक्ड होते हुए उसकी तरफ देखता है। फिर मैंग याओ उससे कहता है, वीवुशन, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि उस नाइट को क्या हुआ था? तुमने ही उन तीनों को मारा था, मुझे अच्छे से पता है। मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था। फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हें तुम्हारी रियल जगह दिखाऊंगा। इतना कहकर मैंग याओ फिर से उसे जोर से थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से इस बार वीइंग के मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाता है। इतनी ज़्यादा वीक होने की वजह से वीइंग की बॉडी कांपने लगती है। मैंग याओ फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, वीवुशियन, अब से तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ख़राब होने वाली है, जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है मेरे फादर तुमसे शादी क्यों करेंगे? तुम बस उनके लिए एक सेक्स टॉय होगे, जिसे वो हर रोज़ यूज़ करेंगे जब तक कि तुम पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाते। और फिर इसके बाद जिन क्लैन के सभी लोग तुम्हारे यूज़ करेंगे। तुम हर रोज़ तड़पोगे और मैं यही देखना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँगा। एक्चुअली अभी भी तुम्हें इस हालत में देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंग याओ की ऐसी बातें सुनकर वीइंग कुछ नहीं बोलता। मैंग याओ फिर से लास्ट बार उसे एक बार और लात मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वीइंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था। उसे हर्ट हो रहा था। सबसे ज़्यादा तो दिल में हर्ट हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हो गया। जब भी उसे थोड़ी सी भी खुशी मिलती है, तब उसके साथ हमेशा ही ऐसा होता है। मैंग याओ के वहाँ से जाने के बाद वीइंग अब डोर को लॉक कर लेता है और एक स्पिरिचुअल तालिस्मान का यूज़ करता है कि उसका डोर उसकी मर्ज़ी के बिना खुले नहीं। बट तभी वहाँ पर लैंसन आ जाता है और दरवाजे पर नॉक करने लगता है कि वीइंग, दरवाज़ा खोलो, तुमने दरवाज़ा अंदर से क्यों लॉक कर रखा है? लैंसन की आवाज़ सुनकर वीइंग अब और भी ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगता है। वो अभी लैंसन के पास जाना चाहता था, उसे टाइटली हग करके उसकी बाहों में रोना चाहता था। बट लैंचिरेन के कमांड की वजह से वीइंग ऐसा नहीं कर सकता था, तो फिर वो दरवाज़ा नहीं खोलता। लैंसन काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहता है और नॉक करता रहता है कि वीइंग प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, तुम क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रहे? बट वीइंग उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता और फिर फाइनली लैंसन गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अब वीइंग और भी ज़्यादा तेज़ से रोना स्टार्ट कर देता है और सोचने लगता है कि जब भी वो किसी को प्यार करता है तो वो उससे छिन जाता है या कोई छीन लेता है, या फिर वो खुद से ही उससे नफरत करने लगता है। वीइंग सोच रहा था कि अब लैंसन कभी भी उसके पास वापस नहीं आएगा। उसकी लाइफ से चाहे सब लोग बाहर चले जाएं, बट लास्ट में लैन सिजोई और वैनिंग ही उसके पास बचते हैं। वीइंग हमेशा उन्हें अपने पास रखना चाहता था, बट वो उन्हें वहाँ पर अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो जानता है कि जिन क्लैन के मेंबर्स अच्छे नहीं हैं, वो लोग उनका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इतना रोने के बाद वीइंग अब उठकर बाथरूम में जाता है, अपना फेस क्लीन करता है और फिर उस जगह को भी क्लीन करता है जहाँ पर वो बैठकर रो रहा था, क्योंकि वीइंग के साथ साथ वो जगह भी बिल्कुल मैसी हो गई थी। दूसरी तरफ लैंसन सरप्राइज था कि लैंसिचन ने इतनी रात को उसे बुलाया। लैंसन तुरंत ही लैंसिचन के पास चला जाता है और फिर रिस्पेक्टफुली लैंसिचन को पुकारता है। लैंसिचन उससे कहता है, वांग जी, तुम्हें कल ही जिन क्लैन में जाना होगा, क्योंकि इससे पहले वो कुछ और बोल पाता। लैंचिरेन वहाँ पर तुरंत ही आ जाता है और उसके पीछे मैंग याओ भी आ जाता है। लैंचिरेन और मैंग याओ को भी वहाँ पर देखकर लैंसन अब और भी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है, बट उस टाइम लैंसन कुछ कहता नहीं है। फिर लैंचिरेन उससे कहता है, वांग जी, तुम्हें कल जिनसेक्ट में जाना होगा क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है और जितनी जल्दी हो सके कल निकल जाना। लैंचिरेन की ऐसी बातें सुनकर अब लैंसन को पक्का यकीन हो गया था
कि वीइंग के साथ ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो सोचता है कि इसके बाद वो तुरंत ही वीइंग से मिलने जाएगा। फिर जैसे ही लैनचिलेन की बातें ख़त्म होती हैं, लैनसन सीधे वहाँ से जियांतियान कॉटेज की तरफ निकल जाता है। जो गार्ड जियांतियान कॉटेज को गार्ड कर रहे होते हैं वो लैनसन से कहते हैं, हांग क्वांग-जुन, आप अंदर नहीं जा सकते। अब से जियांतियान कॉटेज में किसी को आना अलाउ नहीं है। लैनसन उससे कहता है, मैं क्यों नहीं जा सकता, मुझे जाने दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो गार्ड्स उससे कहते हैं, हांग क्वांग-जुन, मास्टर वुशियान को पनिशमेंट मिली है तो वो सेक्लूजन में है और उनसे कोई नहीं मिल सकता, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। इस बार लैनसन को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर वो उन गार्ड्स को घूर के देखने लगता है। लैनसन को ऐसे देखकर वो गार्ड समझ जाते हैं कि लैनसन अब बहुत गुस्सा हो गया है। फिर वो तुरंत ही लैनसन के सामने से हट जाते हैं। लैनसन फिर से दरवाजे पर नॉक करना स्टार्ट कर देता है, बट इस बार फिर से वीइंग उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता। लैनसन काफ़ी देर तक दरवाजे पर नॉक करता रहता है, वीइंग से रिक्वेस्ट करता रहता है कि प्लीज़ वीइंग, एक बार तो दरवाज़ा खोल दो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बट बेचारा वीइंग ना ही उसे कोई जवाब देता है और ना ही उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। फिर लैनसन फाइनली वहाँ से चला ही जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि जिन क्लैन से आकर वो वीइंग से मिलेगा और उससे बात करेगा कि वीइंग उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट डे लैनसन जिन क्लैन में चला जाता है। उसको जो वहाँ पर काम दिया गया था उसने वो जल्दी ख़त्म कर लिया था। बट जब भी लैनसन जिन क्वांग-सान से बात करने जाता कि वो अब लैन सेक्ट वापस जाना चाहता है, तब जिन क्वांग-सान हमेशा कोई बहाना बना देता या बिज़ी होने का नाटक करता कि वो लैनसन से अभी नहीं मिल सकता। और लैनसन को ऐसा करते करते 15 दिन गुजर गए थे। और जब भी लैनसन जिन क्वांग-सान के पास जाता था, बात करने की कोशिश करता था, तब जिन क्वांग-सान अपने बेटे मो शुआन्यू को लैनसन के पास भेज दिया करता था। और वो मो शुआन्यू को फोर्स किया करता था कि लैनसन से बातें करो, उसको जानने की कोशिश करो। बट दूसरी तरफ लैनसन वो मो शुआन्यू पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और हमेशा उसे इग्नोर किया करता था। हालांकि लैनसन श्योर नहीं था, बट उसे पता था कि मो शुआन्यू भी उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता, उसे फोर्स किया जा रहा है। बट फिर भी लैनसन कुछ कहता नहीं था। इन 15 दिनों में लैनसन हर रोज़ वीइंग को याद किया करता था, यहाँ तक कि उसने मैसेजेस भी किए, बट वीइंग ने कोई रिप्लाई नहीं किया। लैनसन ने सिचेन से भी वीइंग के हालात के बारे में पूछा, सिचेन ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया। तो इसी वजह से लैनसन अब वीइंग के लिए और भी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है कि पता नहीं उसका वीइंग वहाँ पर कैसा होगा। जिन सेक्ट की डॉटर इन लॉ जियांग यानली वो आज ही लोटस फायर से जिंगलिंग वापस आई थी। फिर वो सीधे जाकर वांग जी से मिलती है और फिर रिस्पेक्टफुली लैनसन को बो करते हुए कहती है, लाइट बियरिंग लॉर्ड, आई होप कि आपको यहाँ पर ठीक लग रहा हो। तो लैनसन भी उसके सामने रिस्पेक्टफुली बो करते हुए कहता है, फिर यानली स्माइल करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, आपकी सेवा अच्छे से तो होनी ही चाहिए, आखिरकार आप जिन सेक्ट के होने वाले सन इन लॉ हैं। यानली के मुंह से सन इन लॉ शब्द सुनकर लैनसन गुस्से में आ जाता है। फिर वो यानली से कोडली कहता है, सन इन लॉ, इसका क्या मतलब? तो यानली उससे कहती है, लाइट बियरिंग लॉर्ड, क्या आपको नहीं पता कि आपकी शादी मो शुआन्यू के साथ होने वाली है और आशियन की? इससे पहले यानली अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाती, लैनसन उससे स्टर्नली कहता है, आशियन? क्या मतलब आशियन? तो यानली उससे कहती है, आशियन की शादी जिन क्वांग-सान से होने वाली है। ये बात सुनकर अब लैनसन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसकी बीचन पर उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है। अब लैनसन स्टर्नली मो शुआन्यू की तरफ देखने लगता है जो वहीं पर था। मो शुआन्यू उससे कहता है, हांग क्वांग-जुन, इसीलिए आपको वहाँ से भेजा गया है ताकि आप यहाँ पर मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकें। लैनसन उससे कहता है, ओमेगा, मेरी बात अच्छे से सुनो, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी शादी पहले से ही हो चुकी है। लैनसन से ये सब सुनकर मो शुआन्यू और यानली दोनों शॉक्ड होते हुए लैनसन की तरफ देखने लगते हैं। फिर लैनसन कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम लोगों ने सही सुना, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी ओमेगा वाइफ है वुशियान। यानली इससे कहती है, बट लैन सेक्ट में तो तैयारियां हो रही हैं तुम्हारी शादी की, और एल्डर लैन ने पर्सनली फादर इन लॉ को मैसेज भेजा था कि वो तुम्हारी शादी मो शुआन्यू के साथ कराने के लिए रेडी हैं और फादर इन लॉ की आशियन के साथ। और अगर आशियन तुम्हारी वाइफ है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो लैनसन यानली से कहता है, क्योंकि अंकल को अभी हमारे बारे में पता नहीं है।
लैंसन की बात सुनकर अब यानली और मोशियान्यू और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और लैंसन की तरफ देखने लगते हैं। फिर लैंसन उन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि आखिरकार हुआ क्या था। लैंसन का एक्सप्लेनेशन सुनकर यानली थोड़ा शॉक्ड भी थी बट रिलैक्स भी फील कर रही थी, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसका आशियन उसके फादर इन लॉ का कॉन्क्यूबाइन बने। और अभी उसे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि उसके आशियन की ऑलरेडी लैन वांगजी से मैरिज हो चुकी है। बट फिर अचानक से यानली को कुछ याद आता है और फिर वो वरीडली लैंसन से कहती है, बट कल तो तुम्हारी इंगेजमेंट्स हैं। लैंसन उससे कहता है, मिस यानली डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगा। बट ओमेगा मोशियान्यू, मैं माफ़ी चाहता हूँ और समझता भी हूँ कि तुम्हारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी मुझे लेके। बट मोशियान्यू तुरंत ही उससे कहता है, मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मोशियान्यू से इतना रूड रिप्लाई सुनकर लैंसन को गुस्सा आने लगता है। फिर मोशियान्यू उसे समझाते हुए कहता है, लाइट बियरिंग लॉर्ड, मैं माफ़ी चाहता हूँ बट मुझे भी ये शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। एक्चुअली मैं नी सेक्ट लीडर के ब्रदर निहुई शेंग से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे करता है। बट फादर और ब्रदर दोनों मुझे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, क्योंकि तुम और तुम्हारा क्लैन बहुत पावरफुल है और फेमस भी। मोशियान्यू के एक्सप्लेनेशन से लैंसन सेटिस्फाइड होते हुए कहता है, ठीक है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। और फिर वो तीनों मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं कि उनकी इंगेजमेंट्स को कैसे रोका जाए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिन क्लैन अच्छे से तैयार होकर गिफ्ट के साथ लैन क्लैन पहुँचते हैं। लैन सेक्ट में याओ उनको वहाँ पर देखकर बहुत खुश होता है और उनका अच्छे से वेलकम करता है। और फिर इसके बाद वो सभी यसी मीन्स एलिगेंट रूम में जाते हैं। एलिगेंट रूम में सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर तब लैन वुशन वैनिंग के साथ वहाँ पर आता है। वीइंग को देखकर लैंसन पूरी तरह से शॉक्ड था, क्योंकि वीइंग का फेस पीला पड़ गया था और वो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था। अभी वीइंग ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कोई चलती फिरती लाश हो। वीइंग की वो आंखें जिन्हें देखकर लैंसन का दिल जोरों से धड़कने लगता था, अब उन आंखों में वो पहले जैसी लाइट नहीं थी। वीइंग इतना ज़्यादा वीक लग रहा था कि ऐसा फील हो रहा था कि वो किसी भी टाइम बेहोश होकर गिर जाएगा। एक्चुअली लैंसन को ये नहीं पता था कि लैंसन जैसे ही लैन क्लैन छोड़कर जाता है तुरंत ही वीइंग को लाइक जैनतन कॉटेज में लॉक कर दिया जाता है। उसे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। वीइंग तब से आज ही अपनी कॉटेज से बाहर निकला था और इन दिनों मैंग्याओ की वजह से उसे ठीक से खाना पानी भी नहीं मिलता था। इसी की वजह से वीइंग इतना कमज़ोर हो गया है। हालांकि वैनिंग लैंसिचन और लैंचिरन से काफ़ी बार मिलने गया वीइंग की हालात को बताने के लिए, बट उन्होंने कभी भी उसे नहीं सुना और इग्नोर किया। लैंसिचन तो सुन भी लेता था बट वो कुछ कर भी नहीं सकता था, जिसका मैंग्याओ ने पूरा फ़ायदा उठाया। वैनिंग मैंग्याओ से भीख मांगते हुए कहा करता था कि प्लीज़ उसके मास्टर के लिए थोड़ा खाना दे दो, बट मैंग्याओ उसकी बात नहीं सुनता था और उसे कुछ नहीं देता था। इन दिनों वीक होने की वजह से वीइंग काफ़ी बीमार भी पड़ गया था और वैनिंग मैंग्याओ के पास गया था कि उसके मास्टर को अच्छे से ट्रीट करवाया जाए, बट मैंग्याओ ने तब भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इवन अभी लैंचिरन और लैंसिचन भी वीइंग की इस कंडीशन को देखकर शॉक्ड थे, बट वीइंग वहाँ पर मौजूद किसी पर भी ध्यान नहीं देता, बस अपना सर नीचे किए हुए चलता रहता है। फिर लैंचिरन वीइंग के पास जाकर उससे कहता है, आशियन तुम ठीक तो हो ना? बट वीइंग ना तो उसकी तरफ देखता है और ना ही उसे कोई जवाब देता है, बस ज़मीन की तरफ ही देखता रहता है। फिर वैनिंग वीइंग को वहाँ से ले जाकर उसकी जगह पर बिठा देता है। वीइंग को ऐसा देखकर लैंचिरन को गिल्टी फील होता है और उसे दिल में भी बहुत दर्द हो रहा था कि उसने अपने वुशियन को बड़ा होते हुए देखा था और आज वो इस कंडीशन में है और उसे इस बारे में पता भी नहीं था। वीइंग ने हमेशा ही जैसा लैंचिरन ने कहा वही किया था, बट आज उसका आशियन इतनी बुरी कंडीशन में है। फिर लैंचिरन सोचता है क्या उसने वीइंग के साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वीइंग अभी भी अपनी जगह पर अपना सर नीचे किए हुए ही बैठा था, वो किसी पर भी ध्यान नहीं देता। फिर जिन ग्वांगशान वीइंग को सर से पैर तक देखता है और फिर उसके करीब जाता है। अभी जिन ग्वांगशान वीइंग के चिन पर अपनी फिंगर्स रखे हुए था, बट वीइंग अभी भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता। बट दूसरी तरफ लैंसन ये सब होता हुआ देखकर बहुत गुस्से में था। फिर जिन ग्वांगशान वीइंग से कहता है, मेरे होने वाले ओमेगा
तुम इतने वीक हो तो तुम मेरी डिज़ायर्स को कैसे फुलफ़िल करोगे। बट वियिंग अभी भी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बैठा रहता है। मैंग्याओ जिन गुआंगशान के पास जाकर उससे कहता है, फादर डोंट वरी, जब वो जिन क्लैन में पहुंच जाएगा तब उसका आप अच्छे से ख्याल रखना और उसे पहले जैसा कर देना। मैंग्याओ की बात सुनकर जिन गुआंगशान एवली से स्माइल करने लगता है और फिर वो वियिंग को टच करने लगता है। जिन गुआंगशान की फिंगर्स पहले वियिंग के लिप्स पर थी, फिर उसके बाद उसकी नेक पर जाती हैं और फिर उसके बाद चेस्ट पर। जिन गुआंगशान का वियिंग के प्रति ऐसा बिहेव देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग गुस्सा होने लगते हैं, बट वो कुछ कह नहीं सकते थे। इवन लैन चिरेन को भी जिन गुआंगशान का ऐसा बिहेव देखकर गुस्सा आ रहा था और लैन ज़ेन, उसको तो इतना गुस्सा आ रहा था, उसका बस चलता तो अभी वो जिन गुआंगशान की वो फिंगर्स को काट देता जिन फिंगर्स ने उसके वियिंग को टच किया। लैन ज़ेन अपनी जगह से उठ के वियिंग के पास जाने ही वाला होता है, बट लैन सिचेन उसे काम करते हुए कहता है, वांग जी अभी सही टाइम नहीं है। और फिर लैन ज़ेन को खुद पर कंट्रोल करना पड़ता है। फिर यानली वियिंग के करीब जाकर उसे हक करते हुए कहती है, आशियन क्या तुम ठीक फील नहीं कर रहे। वियिंग फेक स्माइल करते हुए कहता है, सिजे डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चांग चेंग भी वहाँ पर मौजूद था। उसे भी अपने ब्रदर को इस कंडीशन में देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अगर पहले पता होता कि लैन क्लैन के मेंबर्स उसके ब्रदर के साथ ऐसा करने वाले हैं तो वो कब का वियिंग को यहाँ से ले जा चुका होता। बट उसे भी आज ही पता चला कि उसका ब्रदर जिन गुआंगशान के साथ शादी करने वाला है। अब उनकी इंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होने लगती है। जैसे ही जिन गुआंगशान और मो शुआनयू आगे बढ़ते हैं, सिचेन और लैन ज़ेन अपनी जगह से उठकर आगे आ जाते हैं और फिर सिचेन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि सेरेमनी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को पता नहीं है, और फिर उसके बाद मुझे आपसे कुछ पूछना भी है, तो फिर इसके बाद ही हम लोग सेरेमनी स्टार्ट करेंगे। मैंग्याओ तुरंत ही सिचेन के पास जाते हुए कहता है, हस्बैंड अभी सेरेमनी पहले ख़त्म हो जाने दो, फिर जो तुम्हें कहना है तुम कह सकते हो। सिचेन को अब मैंग्याओ पर गुस्सा आने लगता है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंग्याओ क्या तुम भूल रहे हो मैं अभी भी सेक्ट लीडर हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच में टोकने की। सिचेन अभी बहुत गुस्से में लग रहा था। फिर मैंग्याओ डरकर अपनी जगह पर वापस चला जाता है और फिर इसके बाद सिचेन अपनी लैन ज़ेन और वियिंग की शादी के बारे में बताता है कि कैसे उन तीनों की शादी हुई थी, कि कैसे सिचेन और लैन ज़ेन वियिंग के हस्बैंड बने थे। और सिचेन ये भी बताता है कि उसने वियिंग को रिजेक्ट कर दिया था, तो अब वियिंग और लैन ज़ेन का क्या होना चाहिए। क्या सिचेन के वियिंग को रिजेक्ट करने के बाद ये माना जा सकता है कि वियिंग का अब हस्बैंड लैन ज़ेन है। और फिर यही सारे क्वेश्चंस सिचेन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से पूछता है, तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग सिचेन से कहते हैं कि ये सही है, तुम्हारे बाद लैन ज़ेन ही वियिंग का हस्बैंड होगा और ये गलत नहीं है। एक्चुअली ये सब सुनने से पहले ही वियिंग वहाँ पर बेहोश हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, तो वो ये सब नहीं सुन पाता कि उसकी और लैन ज़ेन की मैरिज को सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और उनकी मैरिज गलत नहीं है। वियिंग को तुरंत ही मेडिकल रूम में ले जाया जाता है और फिर पता चलता है कि वियिंग 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है और अभी उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके अनबॉर्न बेबी को सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।